हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। लगातार जारी है मेडावल हिस्ट्री की क्लासेस। मध्यकालीन भारतीय इतिहास देख रहे हैं और टॉपिक आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का 7वां भाग आज हम देखेंगे। और दिल्ली सल्तनत के 7वें भाग में आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है तुगलक वंश, क्योंकि गुलाम वंश हम ख़त्म कर चुके हैं, साथ ही साथ खिलजी वंश भी ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। और आज जो उसके बाद गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोधी वंश। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यूसली चलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। बातें करेंगे तुगलक वंश की। क्या है भाई? तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश, जिनका समय काल 1320 से लेकर 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक देखने को मिला था। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रमुख शासकों के बारे में। कौन कौन से ऐसे शासक हुए उनकी बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख शासक, एक तो प्रथम आप जानते हैं जिसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या कर क्या किया था, तुगलक वंश की नींव डाली थी, और उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। फर्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइमलाइन 320 ईस्वी टू 1325 ईस्वी से। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तेरह सौ 25 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक इनका समय काल रहा है, शासन कर रहा है। वहीं पर तीसरे नंबर पर बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक। कौन है भाई? थर्ड नंबर में फिरोज शाह तुगलक। जिनका समय काल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक देखने को मिला है। वहीं पर चौथे नंबर पर जिसको बोला जाता है उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती तुगलक। तेरह सौ 88 ईस्वी से लेकर 1414। उसके बाद आ जाते हैं सैयद वंश, ठीक है। चलिए, तो तुगलक वंश के प्रमुख शासकों में हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन और फिरोज शाह तुगलक की, ठीक है। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो तुगलक वंश में देखने को मिलता है, यहाँ पर शासन व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और उत्तरवर्ती तुगलक आ जाते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे प्रथम चलेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं गयासुद्दीन तुगलक। फर्स्ट जो शासक है तुगलक वंश का, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में
हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई? एक तो इसकी परिचय जान लेंगे सबसे फर्स्ट, सबसे प्रथम इनके परिचय पर ध्यान देंगे। परिचय या इंट्रोडक्शन, भाई साहब की परिचय देख लेंगे। फिर उनके बाद हम बात करेंगे अभियान, प्रमुख अभियानों की चर्चा करेंगे, प्रमुख अभियान। और थर्ड इनका अंत या मृत्यु। अभियान के अंतर्गत हम देखेंगे, एक तो इनके द्वारा की जाती है वारंगल अभियान, और वारंगल अभियान इसके पहले खिलजी ने भी याद किया था। कौन सा खिलजी भाई? अलाउद्दीन खिलजी। और वहीं पर बंगाल अभियान दूसरा देखेंगे, अभियान के अंतर्गत क्या सा? बंगाल अभियान। वारंगल अभियान 1321 में देखने को मिलता है और 1323 में देखने को मिलता है। हालांकि 1321 में असफल होते हैं, 1323 में सफल हो जाते हैं। बंगाल अभियान 1324 में हुआ था और 1325 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए इसी समय इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बंगाल अभियान से जब लौटते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे फर्स्ट इनका परिचय देख लेते हैं, फिर प्रमुख अभियान देखेंगे भाई साहब के, फिर अंत तो इसी के अंतर्गत है फिर। ठीक है, चलिए गैसुद्दीन तुगलक का परिचय। ठीक है, ये तुगलक वंश का संस्थापक है। गैसुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक है। वंश का क्या है भाई साहब? वंश का संस्थापक कहा गया है, संस्थापक है। और अब जानते हैं खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन है भाई? अंतिम शासक खुसरो शाह। वो वाला खुसरो नहीं है भाई, खुसरो शाह। अंतिम शासक खुसरो शाह को या खुसरो शाह की हत्या कर जो है तुगलक वंश की नींव डाली थी। ये जानते हैं, तुगलक वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तीसरी बात, इनके पुत्र जिनका नाम था खिज्र खां। ठीक है, क्या है? इनके पुत्र जिसका नाम था खिज्र खां। पहले इनके ही बारे में चलते हैं, फिर पुत्र के बारे में देखते हैं। ठीक है, इनको एक उपाधि से नवाजा गया था और उस उपाधि का नाम है गाजी मलिक। ठीक है, किस उपाधि से नवाजा गया था भाई? गाजी मलिक नाम की उपाधि से उनको नवाजा गया था। ठीक है, तो गाजी मलिक का मतलब है साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ धर्म पर क्या है? धर्म पर विजय प्राप्त देखने को मिलता है।
ठीक है। साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ धर्म विजय, साम्राज्य विजय के साथ धर्म विजय को हम क्या कहते हैं, गाजी मलिक, और गाजी मलिक की उपाधि इनको दी गई थी। चलिए, राज्याभिषेक हुआ था भाई साहब का, राज्याभिषेक 1320 में, और ये कैराना तुर्क का मुसलमान था। गैसुद्दीन तुगलक कैराना तुर्क का क्या था, मुसलमान था। अब ये कैराना तुर्क क्या होता है भाई? कैराना तुर्क कहने का मतलब है ऐसा तुर्क या ऐसा मुसलमान जिनके जो माता है, जिनकी माता है वो हिंदू है, उनकी माता हिंदू थी, एक जाट थी, जो है पंजाब की जाट थी, हिंदू थी, और उनके पिता जो मुस्लिम है उसको हम कहते हैं, उस वंश को कहते हैं, उस पुत्र को कहते हैं कैराना तुर्क। ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, कैराना तुर्क किसको कहा जाता है कि यदि माता, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, यदि माता क्या हो, हिंदू हो, और हिंदू थी, इनकी माता हिंदू थी, ये पंजाब की जाट थी, पंजाब की जाट थी, और पिता, जिनके पिता मुस्लिम हो, क्या हो भाई साहब, मुस्लिम हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कैराना तुर्क कहते हैं। ये बलवन का दास था, कहा जाता है बलवन का दास था। ठीक है। चलिए, समझ गए ना कैराना तुर्क क्यों कहते हैं? ठीक है। क्योंकि इनकी माता हिंदू थी, पंजाब की जाट थी, और पिता जो मुस्लिम थी, बलवन का दास था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कैराना तुर्क कहा गया है। चलिए, चलिए याद रखिए, इनके एक पुत्र था, और पुत्र का नाम जानते हैं, पुत्र का नाम जानते हैं खिज्र खां। ठीक है, सॉरी, जौना खां, जौना खां के पुत्र का नाम क्या है भाई साहब, जौना खान। और जौना खान बाद में जो यही क्या कहलाया, मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया, मोहम्मद बिन तुगलक। मैं इसी पेज में लिख देता हूँ, फालतू पेज जो है बर्बाद करने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी से पुत्र, और पुत्र का नाम है जौना खान, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये हो गए इनकी परिचय, इनकी बातें। अब बात करेंगे इनके तुगलक के अभियान, गैसुद्दीन तुगलक का अभियान। गैसुद्दीन तुगलक
का अभियान। ठीक है, चलिए देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का अभियान देखने को मिलता है एक तरफ दक्षिण भारत का अभियान, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो अभियान किया था, जो राज्य जीते थे, ठीक है, तो पहले तो वो टैक्स वगैरह ले रहे थे, ठीक है, जो राज्य देते थे वो टैक्स वगैरह ले रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो राज्य को दिल्ली पर मिला लिया गया था। और जिसमें से आप फर्स्ट आप देखेंगे तो वारंगल अभियान, वारंगल अभियान, और वारंगल अभियान खिलजी ने भी किया था। और ये वारंगल अभियान 1321 और 1323 में देखने को मिला था। ठीक है, इस अभियान की मैं बात करूं तो यहाँ के जो शासक है, यहाँ के जो शासक है, उस शासक का नाम है रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव। और नेतृत्व किसने किया था भाई साहब? नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व जौना खान ने किया था। ठीक है, जौना खान, इनके पुत्र जौना खान ने ही क्या किया था? नेतृत्व किया था इस वारंगल अभियान का। चलिए, इन दोनों के बीच की बात करें तो 1321 में ये जब युद्ध हुआ, जब ये अभियान किए, तो 1321 में ये अभियान क्या हुआ था? असफल हो गया था। ठीक है, 1321 में यह अभियान असफल हो गया था, लेकिन पुनः 1323 में दूसरा अभियान किया गया और 1323 में ये हो जाते हैं सफल अभियान। ठीक है, और अपने पुत्र को भेजा था। ठीक है, अब वारंगल अभियान हेतु अपने पुत्र जौना खान को भेजा था। इस अभियान के लिए पुत्र जौना खान को क्या किया था? भेजा था। समझ गए मेरी बातें? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत के राज्य जीते थे, उस राज्य को वो जीत कर क्या किया था? मिला लिया था दिल्ली पर। सफल अभियान के बाद राज्य दिल्ली पर मिला एवं राज्य दिल्ली में मिला दिया। ठीक है, दिल्ली में क्या किया? मिला लिया भाई साहब। ठीक है, चलिए, और इस वारंगल के स्थान पर, ठीक है, ये वारंगल का जो अभियान था, नाम यहाँ पर परिवर्तन किया, वारंगल का नाम परिवर्तन किया, वारंगल का नाम क्या किया? परिवर्तित किया और परिवर्तित करके, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख गया भाई? नया नाम। ठीक है, क्या है? नया नाम रख दिया, और उस नए नाम का नाम है सुल्तानपुर। क्या है भाई उसका नया नाम? सुल्तानपुर। ठीक है, तो मैंने कहा वारंगल अभियान 1321 में हुआ था, 1323 में हुआ था। 1321 में रुद्र प्रताप देव ने जौना खान को पराजित कर दिया था, वो असफल हो गया था। लेकिन 1323 में अभियान सफल हुआ था, और सफल अभियान एवं राज्य दिल्ली पर मिला लिया। और इनके बाद वारंगल का नाम परिवर्तित कर गया और नया नाम रख दिया गया, उसको कहा गया है सुल्तानपुर। सॉरी, ठीक है, क्लियर है बातें? नया नाम याद रखिए, क्या रख दिया गया था? सुल्तानपुर रख दिया था। किसने? जौना खान ने। पहली बात है, तो पहले अभियान में अपने पुत्र को भेजा। चलिए बात करते हैं दूसरे अभियान की, और दूसरा अभियान है बंगाल अभियान। क्या है भाई? बंगाल अभियान। और जो बंगाल अभियान 1324 में हुआ था,
चलिए थोड़ा चलते हैं मैप की ओर, ठीक है, बात करेंगे मैप से। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर क्लियर दिखाई दे। ठीक है, बात करते हैं, ये है आपका दिल्ली के स्थान, और दिल्ली में जो शासन व्यवस्था देखने को मिली थी वो है किस वंश की? तुगलक वंश। दिल्ली, और दिल्ली का जो शासक है उस समय शासक था तुगलक, ठीक है, कहा है गयासुद्दीन तुगलक। जिस समय गयासुद्दीन तुगलक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र अब जानते हैं, अभी जिसको मैंने कहा जौना खान। क्या है? जौना खान। पहली बात है, इन्होंने क्या किया? बंगाल का अभियान किया, ठीक है। किसका अभियान किया भाई साहब? बंगाल अभियान देख रहे हैं ना। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? बंगाल अभियान। ये है बंगाल, और बंगाल का जो शासक है, बंगाल के शासक का नाम है बुगरा खां। क्या नाम है? बुगरा खां। कहा जाता है बुगरा खां कोई और नहीं बलवन का पुत्र है। ऐसा कहा जाता है कि बुगरा खां क्या था भाई साहब? बलवन का पुत्र था, कोई और नहीं बलवन का पुत्र था, ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक तो अब पहले अभियान में अपने पुत्र को भेजा जो बाद में सफल हुए, 1323 में सफल हुए। दूसरे अभियान पर उन्होंने भेजा किसको भाई साहब? उन्होंने खुद गया, ठीक है, वो खुद गए। और कहा जाता है कि ये क्या बंगाल अभियान के लिए निकल पड़े हैं, ठीक है। वहाँ बंगाल अभियान कर रहे हैं, कुछ समय बिता रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में तो अभियान नहीं होगा, समय लगता है, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, जितना भी है। तो कहा जाता है दिल्ली पर इसी समय दिल्ली पर मौजूद था, इसी समय दिल्ली पर मौजूद था जिसको कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, ठीक है, सूफी संत थे, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। बंगाल अभियान, बंगाल शासक कौन है भाई? अभी जस्ट मैंने कहा बुगरा खां। दिल्ली शासक या दिल्ली सुल्तान कहना लाजमी होगा, दिल्ली सुल्तान, क्योंकि सल्तनत काल चल रहा है तो सुल्तान, ठीक है। दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का समय है, तो वही देख रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक ही देख रहे हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या है? बंगाल अभियान के लिए गया था। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, और इनका पुत्र आप जानते हैं जौना खान। चलिए, ये बलवन का पुत्र है, बलवन का पुत्र लिख रहे हैं तो पूरा ही लिखें। चलिए बात करते हैं बंगाल अभियान। देखिए दिल्ली में एक संत बैठे थे, ठीक है, उस समय संत थे,
और उस संत का नाम है, संत बोलने से अच्छा सूफी संत, दिल्ली में, ठीक है, क्या है, सूफी संत। और सूफी संत की बात करें तो वो है निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया। चलिए अब समझिएगा, ठीक है, पहले कहानी समझिएगा क्या चीज़ें। जब बंगाल अभियान के लिए गए थे गैसुद्दीन तुगलक, तो बंगाल अभियान के लिए जब गए थे तो कहा जाता है कि वहाँ की जो जनता है, पहली बात तो ये कि वहाँ की जनता गैसुद्दीन तो को उतना पसंद नहीं करते थे जितना निज़ामुद्दीन औलिया को करते थे, ठीक है, गैसुद्दीन तुगलक को उतना पसंद नहीं करते थे जितना निज़ामुद्दीन औलिया को करते थे। उनकी लोकप्रियता दिल्ली पर गैसुद्दीन की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा थी। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि गैसुद्दीन तुगलक के जब बंगाल अभियान पर गए तो जो दिल्ली का क्षेत्र एक कमज़ोर पड़ने लगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया की लोकप्रियता और बढ़ने लगी और जनता ये चाहती है कि गैसुद्दीन तुगलक के बाद या उनको हटा करके जैसा भी हो, गैसुद्दीन तुगलक के बाद, ठीक है, वो जो शासन अच्छे से जो संभाल सकता है वो है निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया क्या बनना चाहिए, शासक के पद पर होना चाहिए, शासन बनना चाहिए, ऐसा जनता की मांग है। ऐसा खबर किसको पहुंचा दी गई, गयासुद्दीन तुगलक को पहुंचा दी गई, ठीक है। अब भाई साहब कहाँ पर है वो बंगाल का जो है क्या कर रहे हैं, अभियान कर रहे हैं। जब ये खबर सुना गयासुद्दीन तुगलक, जब ये खबर सुने तो बंगाल अभियान में भाई साहब का मन नहीं लगा, ठीक है, थोड़ा क्या बोलते हैं, तड़प रहे थे कि भाई साहब मैं दिल्ली छोड़कर थोड़ा समय के लिए आया, बंगाल अभियान के लिए आया। और उसी समय दिल्ली की जनताओं ने निज़ामुद्दीन औलिया को सर पर बैठा लिया और पहले ही निज़ामुद्दीन औलिया का जो औरा था, जो उनकी जो लोकप्रियता थी वो गयासुद्दीन तुगलक से आगे थी पहले ही, ठीक है। तो ये स्थिति ऐसी बनी थी और इसी कारण से कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, चिट्ठी भेजा था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर अब ये कहाँ चले गए, बंगाल अभियान में ये गयासुद्दीन तुगलक, और यहाँ पर आपको देखने की मिलेगा निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया को क्या किया गया, चिट्ठी पत्री भेजा गया, ठीक है, कहाँ से, बंगाल अभियान से क्या भेजा गया, पत्र भेजा गया, ठीक है, क्या है, पत्र व्यवहार किया गया। किसके द्वारा भैया, गयासुद्दीन का पत्र व्यवहार, ठीक है, गयासुद्दीन का पत्र व्यवहार मिला किसको, निज़ामुद्दीन औलिया को। और निज़ामुद्दीन औलिया को उस पत्र में क्या लिखा था, उस पत्र में लिखा था, तुम दिल्ली पर अभी हो बेटा, ठीक ठाक से रहो, अगर मैं आऊँगा ना बंगाल अभियान से तो मैं तुम्हें देख लूँगा, ठीक है, सबक सिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि बंगाल अभियान के बाद सबक सिखाऊंगा, ठीक है, क्या है, बंगाल अभियान के बाद तुम्हें मैं क्या करूँगा, तुम्हें सबक सिखाऊंगा, समझेगा, ठीक है। अब पत्र लिखा उस समय तो भाई साहब व्हाट्सएप, टेलीफोन, मोबाइल, इनका कोई जो है, ठीक है, उस समय ये सभी चीज़ें नहीं थी। तो भाई साहब ने तो पत्र ही लिखे गए, पत्र व्यवहार किया और पत्र व्यवहार के बदले में उनको, ठीक है, पत्र का जवाब मिला। क्या मिला, पत्र का जवाब। पत्र का जवाब आया। भाई अगर क्वेश्चन करेंगे तो जवाब तो आएगा, किसके द्वारा, औलिया के द्वारा जवाब आया। और औलिया ने इस पत्र में क्या लिखा था, औलिया ने बस एक ही लाइन कही कि दिल्ली अभी दूर है भाई साहब, दिल्ली क्या है, अभी दूर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा,
पत्र के जवाब में निज़ामुद्दीन औलिया ने गैसुद्दीन तुगलक को क्या भेजा, पत्र भेजा, पत्र लिखा। और उस पत्र में क्या शामिल था, उस पत्र में क्या लिखा था, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, चलिए समझ गए मेरी बातें, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, चलिए पत्र व्यवहार हुआ था और इसमें कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, चलिए जब बंगाल जो है अभियान से वापस आ रहे थे, समझिएगा बंगाल अभियान से क्या कर रहे थे, वापस आ रहे थे। ठीक है, जब बंगाल अभियान से वापस आ रहे थे तो कहा जाता है कि जो तुगलकाबाद है, ठीक है, ये है, मान के चलिए दिल्ली है, ये क्या है, दिल्ली है। यहां पर है आपका बंगाल है, क्या है, इस यहीं पर है, मान के चलिए मैंने कहा बंगाल है। ठीक है, और यहीं पर इसी के मध्य एक स्थान जिसका नाम है दिल्ली के निकट, एक मध्य जिसका नाम है तुगलकाबाद। क्या है, तुगलकाबाद। और इसी तुगलकाबाद पर क्या बनाया गया था, मंच बनाया गया था, स्वागत के लिए मंच। देखिए समझिएगा, इसी तुगलकाबाद में क्या किया था, स्वागत के लिए लकड़ी का मंच होता है ना भाई, लकड़ी का मंच बना था कि मेरे पिताश्री, और ये किसने बनवाया था, जौना खान द्वारा। ठीक है, स्वागत का मंच जो है, लकड़ी का मंच किसके बनाया गया था, जौना खान द्वारा, जौना खान द्वारा। ठीक है, जौना खान द्वारा स्वागत के लिए लकड़ी का मंच बनाया था कि भाई साहब कि आएंगे मेरे पिताश्री। ठीक है, मेरे पिताश्री गैसुद्दीन तुगलक आएंगे, उनको हार वार माला वाला से, ठीक है, उनको क्या करूंगा, स्वागत करूंगा। ठीक है, मेरे पिताश्री ने बंगाल अभियान करके वापस आ रहे हैं, तो हार वार लेके मैं बैठा रहूंगा, स्वागत करूंगा। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने मंच तैयार किया, स्वागत के लिए जौना खान ने मंच तैयार किया, किसके लिए, अपने पिताश्री के लिए। कहा जाता है कि जब ये आए, फुल उनका स्वागत सत्कार हुआ यहीं पर, किसका, गैसुद्दीन तुगलक। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इसी मंच पर, इसी लकड़ी के मंच पर वो जब बैठे थे, उनका स्वागत हो रहा था, वो जब बैठे थे तो उसी समय वो लकड़ी का मंच पूरी तरह से ढह गया, गिर गया, और वहीं पर दब के गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई इसी समय। ठीक है, तो गयासुद्दीन की मृत्यु, ठीक है, मंच में दबकर हो गए। ठीक है, मंच में दबकर हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यहीं पर अब देखने को मिलता है सुल्तानपुर, सॉरी तुगलकाबाद, और इसी तुगलकाबाद में क्या हो जाते हैं, ठीक है, गयासुद्दीन की मंच में दबकर मृत्यु। ठीक है, तो समझ गए ना किस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए,
ये ऐसी स्थिति देखने को मिला। अब इतिहासकारों का क्या मानना है? इतिहासकारों का मानना है कि नहीं भाई साहब, ये जो है आकस्मिक निधन नहीं है, ठीक है, ये कोई आकस्मिक निधन नहीं है। उनका कहना है, उनका मानना है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, अपने पिताजी को किसके लालच में, किसके लालच में भाई साहब, गद्दी प्राप्त करने के लालच में अपने पिताश्री को वो क्या करिए, खुद मार डाला, ऐसा इतिहासकार का मानना है। ठीक है, चलिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिताश्री को मार दिया गया था, किसने? जौना खान ने। और जौना खान ने अपने पिताश्री को मारा और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो दिल्ली पर बैठा, तुगलक वंश का नेक्स्ट शासक वही बना। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी जो है गैसुद्दीन तुगलक की ये ख़त्म हो जाती है जब ये इनकी मृत्यु तुगलकाबाद में बनाए, इसके स्वागत के लिए बनाए मंच पर, लकड़ी के मंच पर ये दब कर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक हम देखने को मिलेगा, ये थोड़ा इसके योगदान देख लेते हैं, गैसुद्दीन का योगदान। गैसुद्दीन तुगलक का क्या है, योगदान। और ये भाई साहब ने क्या क्या योगदान दिए हैं अपने राज्य के लिए, वो अगर बातें करें तो सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या किया, डाक व्यवस्था लागू किया। ठीक है, क्या है, डाक व्यवस्था। क्या लाया, डाक व्यवस्था लाया। और इसी डाक व्यवस्था से तो चिट्ठी पत्र भेजे थे बंगाल से, बंगाल से उन्होंने जो दिल्ली उनको चिट्ठी पत्र भेजी औलिया को, तो ठीक है, तो बंगाल अभियान के अंतर्गत ये चीज़ें देखने तो डाक व्यवस्था का जनक कहा जाता है किनको, किनको, गैसुद्दीन तुगलक को। ठीक है, और इन्होंने डाक विभाग की, डाक व्यवस्था के अंदर डाक विभाग की स्थापना की, डाक विभाग की स्थापना की। और उस डाक विभाग का नाम था बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। नाम जरूर याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन से तुगलक वंश के शासक ने डाक व्यवस्था की स्थापना की या डाक व्यवस्था को अपनाया? ठीक है, तो वो थे गैसुद्दीन तुगलक। और डाक विभाग जिसका नाम, ठीक है, डाक विभाग की स्थापना किसके अंतर्गत, डाक व्यवस्था के अंतर्गत। और इस डाक विभाग को नाम दिया गया है बरीद ए मुमालिक। क्लियर है बातें? चलिए दूसरी बातें नेक्स्ट चलते हैं। न्याय व्यवस्था अपनाई। ठीक है, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ की, दिल्ली में नहरों का क्या किया, दिल्ली में नहरों का निर्माण, नहर का निर्माण कराया भाई साहब ने, सिंचाई विचाई के लिए नहर। ठीक है, नहर का निर्माण। ठीक है, और किसके लिए, सिंचाई के लिए नहर का निर्माण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो आर्थिक स्थिति से मजबूत होना चाहते थे। ठीक है, चलिए आर्थिक नीति, इसकी आर्थिक नीति भी अपनाई और इसके अंतर्गत उन्होंने कर या टैक्स भी लेने लगे, कर या टैक्स। और कर या टैक्स में जब सिंचाई के साधन अच्छे से हो गए तो करों में वृद्धि कर दी गई। क्या कि करों में वृद्धि, भाई साहब तुम जो है इतने अच्छा मैं सुविधा दे रहा हूँ, सिंचाई का साधन दे रहा हूँ, नहरें खोल दी तुम्हारे लिए, तो
और जाहिर सी बात है करों में मैं वृद्धि करूंगा, इतना पानी वगैरह दे रहा हूँ तो करों में वृद्धि कर दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने करों में वृद्धि देखने को मिल गई, सॉरी करों में वृद्धि पर रोक लगाई। मैंने क्या कहा, करों में वृद्धि पर रोक लगाई, ठीक है, क्योंकि मैंने आर्थिक नीति अपने देख रहे हैं, करों में वृद्धि पर रोक लगाएंगे। और साथ ही साथ कर जो है, कर 1/10, ठीक है, एक बार में, ठीक है, 1/10 देखने को मिला था। चलिए, ठीक है। तो गैसुद्दीन तुगलक के योगदान के अंतर्गत डाक व्यवस्था, जिसको डाक विभाग की स्थापना की गई, वरिद ए ममालिक कहा गया है, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ की, दिल्ली पर नहर का निर्माण कराया, सिंचाई के साधन किए, और आर्थिक स्थिति से टैक्स या करों में वृद्धि पर रोक लगाए, और कर जो है 1/10 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गैसुद्दीन तुगलक की बातें देखने को मिला। चलिए, गैसुद्दीन तुगलक के बाद उनके जो नेक्स्ट शासन, उनके नेक्स्ट जो शासक होंगे वो हम देखेंगे, और उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। वो खुद उनका पुत्र है, क्या है, जिसका नाम है जौना खान, और जौना खान ही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया, ठीक है। तो नेक्स्ट शासन है मोहम्मद बिन तुगलक। बिन तुगलक, जिनका समय काल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक देखने को मिला है, ठीक है भाई। चलिए, आगे देखेंगे। चलिए, जब तक मैं 2 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए, जब तक मैं आ रहा हूँ, आप इस चीज़ को एक बार और देख लीजिए, समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की बातें करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। चलिए,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं परिचय सभी की वही स्थिति होती है। सबसे पहले फर्स्ट परिचय देख लेते हैं, फिर बात करेंगे वो 5 विवादित योजना। ठीक है, 5 विवादित योजनाएं बोल सकते हैं, 5 विवादित योजनाएं और 5 विवादित योजनाएं, और ये पांचों जो है क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और आप जानते हैं भारतीय इतिहास में पागल सुल्तान की जो संज्ञा दी जाती है, ये भाई साहब इनको ही दी जाती है, क्योंकि ये 5 विवादित जो योजनाएं हैं, ठीक है, 5 योजनाएं हैं, वो जब लाए थे तो कोई भी योजना सफल नहीं हुआ था, कोई कारगर साबित नहीं हुआ था। ठीक है, और इसी कारण से इनको क्या संज्ञा दी जाती है, ठीक है, इसी कारणवश इनको पागल सुल्तान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो वो क्या क्या है वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। एक तो आपको देखने को मिलता है राजधानी परिवर्तन। क्या है, राजधानी परिवर्तन। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे राजधानी परिवर्तन के बाद दूसरे नंबर की जो योजना है वो दोआब पर कर की वृद्धि। ठीक है, दोआब में कर वृद्धि। भाई साहब ने टैक्स बढ़ा दिए थे दोआब में। दोआब समझते हैं ना, दोआब समझते हैं ना भाई, दो नदियों के बीच के स्थान जो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। चलिए, तीसरी जो योजना है वो मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जैसे एटीएम टाइप। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने जारी कर दिया था। ठीक है, लाइक एटीएम टाइप। ठीक है, एटीएम टाइप सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट कर दिया था। ये नंबर कौन है भाई साहब, ये नंबर है 3rd है। 4th नंबर में खुरासान अभियान देखेंगे, ये 3rd है। 4th नंबर खुरासान अभियान। और इस खुरासान अभियान में भाई साहब ने सभी पैसे कौड़ी लौटा जो है उड़ा दिए थे। देखेंगे 5वां और अंतिम कराचिल अभियान। ठीक है, क्या है, कराचिल अभियान। ये सारी चीजें, फिर ये 5 विवादित योजना हो गए, तो इनके समय की अन्य घटनाएं या तथ्य पर हम नजर डालेंगे, ये देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो परिचय, 5 विवादित योजनाएं पर नजर डालेंगे, अन्य घटनाओं पर नजर डालेंगे। चलिए, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की जो है उनकी परिचय की बात कर लेते हैं। क्या कुछ खास है परिचय में। परिचय, रियल नेम, वास्तविक नाम। ठीक है, वास्तविक नाम, भाई साहब का वास्तविक नाम जौना खान है। क्या है, जौना खान है, ये अब जानते हैं,
पहली बात। और इनके पिताश्री, पिता कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर गद्दी पर बैठा। मैंने क्या कहा? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर गद्दी पर बैठा। पहली बात है। चलिए दूसरी बात है, पिता गयासुद्दीन तुगलक था। एक अभिलेख मिला है, इनमें इनकी जानकारी मिली है, ठीक है, इनकी जो है जानकारी मिली है। और किस में? एक अभिलेख में। और ये जो अभिलेख मिला है वो राजमुंद्री में मिला है। कहाँ पर? राजमुंद्री। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्रा, ठीक है, राजमुंद्री आंध्रा पर एक अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख में जो लेख लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं? जौना खान, ठीक है। तो जौना खान को दुनिया का खान कहा गया है। जौना खां को दुनिया का खां बताया गया है। दुनिया का क्या है? खान कहा है। पहली बात है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये उस समय की जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, ठीक है, उस समय की हम बात करें तो मध्यकालीन जो है सुल्तान है, उस सुल्तानों में सबसे जो है बोल सकते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान पढ़ा लिखा, अरे पढ़ा लिखा रहे तभी तो विद्वान होगा क्या? पढ़ेंगे लिखेंगे तभी विद्वान होगा क्या? ठीक है ना। विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है। साथ ही कई भाषाओं का उनको ज्ञान था। याद रखिए, साथ ही कई भाषाओं का ज्ञान था। भाषाओं का भी क्या था? ज्ञान था। जैसे कि उनको अरबी आती थी, उनको फारसी आता था, उनको उर्दू का भी नॉलेज है, उर्दू का भी नॉलेज है, फारसी है, ठीक है, अरबी आती थी। इनको ज्योतिष विद्या भी आती थी, साथ ही ज्योतिष विद्या भी पारंगत थे, ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे, में भी क्या थे? पारंगत थे, ठीक है। इतने सारे ज्ञान ये रखते थे। इतने सारे ज्ञान के बावजूद भी, ठीक है, इतनी सारी ज्ञान या विद्वान होने के बावजूद इनको पागल सुल्तान की संज्ञा दी जाती थी भाई साहब, ठीक है। किसकी? पागल सुल्तान की संज्ञा। की संज्ञा दी जाती थी। और क्यों दी जाती थी? क्योंकि जितने भी ये योजना बनाए, ठीक है, पागल सुल्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी योजनाएं विफल रही। क्योंकि सारी योजनाएं
और सारी योजनाएं, लगभग 5 योजनाएं इन्होंने देखेंगे, सारी योजनाएं क्या हुआ, असफल रही, असफल रही। चलिए, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, पागल सुल्तान की क्या की जाती है, संज्ञा दी जाती है। ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। मैंने कहा वास्तविक नाम जौना खान है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर ये गद्दी पर बैठा है। पिता का नाम गैसुद्दीन तुगलक है। जानकारी एक अभिलेख से प्राप्त होती है, राजमुंद्री जो आंध्र में मिला है, उस लेख में मिला है। जौना खान को दुनिया का खान बताया गया है, दुनिया का खान कहा गया है। मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति था। साथ ही कई भाषाओं का ज्ञान था भाई साहब को, अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी क्या थे, पारंगत थे। तो इस प्रकार से इनकी परिचय है, इनकी जानकारी है। और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेने के बावजूद भी इस व्यक्ति को, इस भाई साहब को, इस सुल्तान को पागल सुल्तान की संज्ञा दी जाती थी। और ये क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सारी योजनाएं जो भी इन्होंने एग्जीक्यूट करना चाहे, जो भी प्लानिंग बनाए, जो भी योजना तैयार किया, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रॉपरली। ठीक है, तो इसी कारण इनको पागल सुल्तान की संज्ञा दी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक एक योजना के बारे में, क्या है कैसा है, सभी चीज़ की देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो पहली राजधानी परिवर्तन। चलिए, राजधानी परिवर्तन, पहला हम बात करेंगे 5 विवादित जो योजना की तरफ बढ़ेंगे। 5 विवादित योजनाएं। 5 विवादित योजनाओं में हम बात करेंगे, सबसे फर्स्ट वो है आपके राजधानी परिवर्तन। क्या है, राजधानी परिवर्तन भाई साहब, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन कहां से किया, पहले राजधानी क्या था, राजधानी दिल्ली से, राजधानी क्या किया, दिल्ली से उन्होंने परिवर्तन किया, क्या देवगिरी। ठीक है, दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन किया राजधानी। और देवगिरी परिवर्तन करने के बाद इस देवगिरी का नाम क्या किया, चेंज कर दिया, नाम परिवर्तन। ठीक है, क्या किया, नाम परिवर्तन। अब सोचिए, राजधानी परिवर्तन के साथ नाम भी परिवर्तन कर दिया और नाम रख दिया दौलताबाद। ठीक है, क्या है, दौलताबाद। किसका नाम रख दिया, इसी का नाम, देवगिरी का नाम क्या कर दिया, नाम परिवर्तन कर दिया और देवगिरी का नाम रख दिया दौलताबाद। ठीक है, तो राजधानी परिवर्तन किए, साथ ही साथ देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया। ठीक है, चलिए, पहली बातें। दूसरी बातें, इनके कारण यदि जान लें, इनके कारण की अगर बात कर लें कि क्यों किया भाई साहब ने। ठीक है, तो पहला कारण है कि मंगोल आक्रमण से बचने हेतु। ठीक है, लगातार हो रहे मंगोल आक्रमण से बचने हेतु, क्या है, लगातार हो रहे मंगोल आक्रमण से, क्योंकि देवगिरी पहले से जीत चुके हैं। ठीक है, लगातार हो रहे मंगोल आक्रमण से बचने हेतु। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये किया, पहली बात। दूसरी बात क्या कहते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर बातें करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वहां की जनता, दिल्ली के जनता क्या है, पसंद नहीं करते थे, किनको, मोहम्मद बिन तुगलक को पसंद नहीं करते थे।
पसंद नहीं करते थे, नहीं करते थे। ठीक है, जिसके कारण से वो चाहते हैं कि मैं दिल्ली में रहने के बजाय मुझे कहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है, शिफ्ट कर देता हूँ, राजधानी परिवर्तन कर देता हूँ दिल्ली से। ठीक है, समझिएगा। चलिए अब देखिए थोड़े अंदर घुसते हैं, थोड़ा समझते हैं इनके बारे में और अच्छे से डिटेल में। ये तो लिखने पूछने का काम तो हो गया, खैर ठीक है, लिखने पूछने का काम हो गया। अब समझते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली पर जो भाई साहब बैठे हुए हैं, दिल्ली पर, दिल्ली पहले राजधानी क्या था, दिल्ली। ठीक है, पुराना राजधानी, पुराना राजधानी। दिल्ली से क्या किया, देवगिरी ला लिया। ठीक है, दिल्ली से क्या लिया, देवगिरी, जो महाराष्ट्र के आसपास है, ये है देवगिरी, दक्षिण में। मंगोल इस तरफ थे, क्या है, मंगोल। मंगोलों का आक्रमण लगातार इस समय क्या था, बन रहा था। इसी कारण से भाई साहब ने क्या किया, पुराना ये था और देवगिरी, और देवगिरी ये नया राजधानी बनाया, नया राजधानी। और नया राजधानी ही नहीं बनाया, नाम भी बदल दिया, नाम परिवर्तित, नाम परिवर्तन, और दौलताबाद रख दी। ये मैंने कहा दौलताबाद। ठीक है, मैप में भी देख लीजिए। नाम परिवर्तन करके रख दिया दौलताबाद। ठीक है, अब समझिए। ठीक है, अब ये इस कारण क्या था, पहली बातें तो ये है कि मंगोल आक्रमणकारी से अगर कोई बचा सकता है तो वो दक्षिण के जो स्थान है बता सकता है। क्योंकि जब भी आक्रमणकारी आएंगे, जब भी जो है अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, ठीक है, तो खैर यही अरब है, यही तुर्क है भाई, इन्हीं लोग तो, ठीक है, तो वो यही स्थान से आए थे और मंगोल इस तरफ पड़ता है, तो इसी स्थान से मंगोल क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। लगातार मंगोलों का आक्रमण हो रहा था और इसी बचने के लिए उन्होंने भाई साहब ने क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर दिया और राजधानी परिवर्तन के साथ नाम भी परिवर्तन कर दिया। पहली ये कारण थी। दूसरी कारण क्या कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को लोग, वहाँ के लोग क्या करते थे, गाली देते थे, गाली बकते थे, चिट्ठी लिखते थे भाई साहब, चिट्ठी लिखते थे, गाली गलौज देते थे और चिट्ठी उसके दरवाजे पर फेंकते थे। ठीक है, उनकी खिड़की दरवाजे पर, ठीक है, पत्थर बांध के चिट्ठी लेके, वहाँ की जनता पसंद नहीं करते थे, उनको लिखते थे, गाली वाली लिख भेजते थे, तुम साले पागल हो, पागल सुल्तान हो। ठीक है, इस प्रकार से उनको ये कहा जाता है, नापसंद करते थे। तो ये कारण था। अब देखिए ये तो चल ठीक है, पर जो है परिवर्तन कर दिए, राजधानी परिवर्तन कर दिए, नाम परिवर्तन के, लेकिन ये विफल क्यों हो गया, ये तो सफल होना चाहिए था। उन्होंने किया ही क्या है, सिर्फ दिल्ली से जो है देवगिरी या दौलताबाद उन्होंने तो ट्रांसफर किया है अपनी राजधानी, तो ये सफल क्यों नहीं हुआ, इसको असफल क्यों बोला जाता है। तो देखिए इसका कारण क्या है, असफल बोलने का मेन रीजन कारण ये है कि दिल्ली से, पहली बात है असफल का कारण अगर हम बात करें, ठीक है, असफलता के कारण, असफल के कारण अगर बात करें, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से ये असफल हो गए। तो असफल होने कहने का मतलब है, अगर ये परिवर्तन किया, दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन किया, इसका मतलब क्या है। अगर देखिए भाई साहब, राजधानी परिवर्तन होंगी तो आपकी जितने भी, अब देखिए राजधानी परिवर्तन होगी, जैसे कि अब नए जिले बने, भी 5 नए जिले बने हैं, ठीक है,
अगर आपका ज़िला नज़दीक था, मान के चलिए, ठीक है, अगर आपका ज़िला नज़दीक है तो वहाँ सभी कार्य, वहाँ जो है जिन पुलिस अधिकारी, वहाँ के कलेक्टर वहीं आसपास बैठे हैं और आपका काम वहीं के एरिया में कंप्लीट हो जाएगा जो भी काम है। लेकिन जब नया बनता है ज़िला, अगर आपसे दूर हो जाता है, जिस स्थान पर रहते हैं उससे थोड़ा दूर हो जाता है तो दिक्कतें आनी पड़ती हैं आने जाने में, और जो है जिसका एरिया दूर पड़ जाता है उसको आने जाने में, कार्य करने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो कई बार इसी कारण से विवादित देखने को मिला है। कई बार आप देखें राजपत्र में बीच में, ठीक है, बीच में राजपत्र में कुछ जो है जिलों की और मांग कर रहे थे क्योंकि हमसे ये दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से देखिए दिल्ली जो पुराना राजधानी था, देवगिरी परिवर्तन किया। तो पहली बात तो ये कारण है असफलता के कारण, दिल्ली से देवगिरी बहुत दूर है, ठीक है। दिल्ली से देवगिरी क्या है, दूर है। आप मैप में देख रहे हैं तो पास आपको नज़र आ रहा है ऐसे, लेकिन आप दिल्ली और महाराष्ट्र के जो है सोचिए कितना दूर है, ठीक है, एरिया। तो दिल्ली से जो है देवगिरी दूर है और दूर होने के कारण लोग हर काम के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए बोरिया बिस्तर पकड़ के आपको यहाँ पर आना, खेती वहीं कर रहे हैं, अपना व्यापार अपना रोजगार दिल्ली में ही लोग कर रहे थे। अब जब बात आएगी तो वो क्या करेंगे, वो देवगिरी शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, देवगिरी शिफ्ट करेंगे। अब इतना मुश्किल है पूरी जो है आपके रोजगार को, आपके जो है कृषि को, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आजीविका चलाने के लिए, ठीक है, दिल्ली पर जो लोग रहे वो पूरा बोरिया बिस्तर पकड़ के क्या करेंगे, देवगिरी आएंगे। तो ये तो हुआ ना, ये मुश्किल हुआ ना जनताओं के लिए, जनता के लिए क्या हुआ, मुश्किल हुआ। और इसी कारण से हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, असफल कहलाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा दूर है। वो भले वो अपने काम के लिए, सुल्तान ने अपने सुविधा के लिए भले ही देवगिरी परिवर्तन किया, लेकिन आम जनता के लिए सुविधा नहीं थी, ठीक है। और इसी कारण से ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं असफल हो जाते हैं। आगे चलिए, दूसरा सेकंड नंबर, दूसरे नंबर में हम बात करेंगे दोआब में कर, ठीक है, क्या है, दोआब में कर वृद्धि, ठीक है, क्या है भाई साहब, दोआब में कर वृद्धि। चलिए दोआब में कर। अब देखिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत की अगर हम बातें करें कि यहाँ पर करों में वृद्धि की गई थी, ठीक है। अब देखिए इनका क्षेत्र दोनों हो गए, कहने का मतलब है जब ये, चलिए अगर हम बात करें प्रॉपर दिल्ली की बात करें, ठीक है, दिल्ली की बात करें और हम दक्षिण की बात करें, ठीक है, दक्षिण की बात करें, ये दक्षिण उत्तर मतलब दिल्ली पर, ठीक है। चलिए दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में क्या देखने को मिला था कि यहाँ पर कुछ समय के लिए क्या पड़ा था, समझिए, पहले अकाल पड़ा था, ठीक है, कुछ समय के लिए अकाल पड़ा था। और दक्षिण में जब अकाल पड़ा था कुछ समय के लिए, तब क्या देखने को मिला था, तब ये देखने को मिला था यहाँ कर जो है, कर में क्या की गई थी, कमी की गई थी, ठीक है, ठीक है, क्या की गई थी, कर में यहाँ पर कमी की गई थी,
क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ा था। तो लोग क्या, अब देखिए जैसे उत्तर की बात करें, जो है दिल्ली के क्षेत्र की बात करें, तो दिल्ली के क्षेत्र में, ठीक है, दिल्ली के क्षेत्र में ये कर में वृद्धि देखने को मिला था। ठीक है, कर में वृद्धि, करों में वृद्धि, और करों में वृद्धि कारण ये है कि ये अकाल के बावजूद, ठीक है, अकाल के बावजूद, ठीक है, अकाल के बावजूद जो है करों में दोआब कहने का मतलब है, मैंने क्या कहा, दो नदियों के बीच के स्थान, दोआब कहने दो नदियों के बीच के स्थान। ठीक है, अब दो नदियों के बीच स्थान होगा, कहने का मतलब है ये नदी है, ये नदी है। ठीक है, ये नदी है, और इस बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, दोआब के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोआब। अब दोआब कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र होगा, उपजाऊ क्षेत्र होगा। क्यों होगा भाई साहब, अरे भाई नदी है, नाला, सभी चीज़ है, पानी सुविधा है। ठीक है, दो नदियों के बीच है तो पानी की सुविधा होगी, और फसल को चाहिए क्या, फसल को चाहिए क्या, पानी ही चाहिए ना। फसल को क्या चाहिए, किसान तो अपना मेहनत करेगा, अन्न उगाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी तो चाहिए। तो पानी जो है, ये दो नदियों के बीच स्थान है, उपजाऊ क्षेत्र है, और उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण, ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण क्या किया गया है, करों में वृद्धि की गई थी। और ये अकाल के बावजूद, ठीक है, उसी समय, ठीक है, कहा गया उसी समय जब करों में वृद्धि की, तो उसी समय याद रखिए अकाल पड़ गया था। मैंने क्या कहा, करों में वृद्धि की गई थी, और उसी समय अकाल पड़ा, उसी समय अकाल पड़ा। ठीक है, अब सोचिए इनका दुर्भाग्यपूर्ण है ना। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इनकी जो है कारनामे, इसकी योजना है, क्योंकि जिस समय करों में वृद्धि की गई थी, जिस समय फसल अच्छी हो रही थी, ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र था, उसी टाइम, ठीक है, उसी समय करों में वृद्धि की गई। तो जब करों में वृद्धि की गई और उसी समय अकाल पड़ गया, इसी कारण से यहाँ के जो लोग हैं इनको पागल सुल्तान की क्या देते हैं, संज्ञा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सिंपली याद रखिए, बस ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, जब लास्ट होगा जो पांचवा पढ़ लेंगे पूरा, पांचों का पांच, तब मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात करूँगी, इसमें बस इतना ही याद करना है। ठीक है, अंदर बात याद करने की उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ राजधानी कारण ये तक क्या ऐसे कारण आ गया था जिसके कारण से ये असफल हुए, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये दूसरे नंबर की बातें हैं। तीसरे नंबर की बातें, तीसरा है सांकेतिक मुद्रा जारी करना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा जैसे लाइक एटीएम, जैसे एटीएम, ठीक है, एटीएम जैसे कुछ जो है चीजें। अब देखिए यहां पर स्वर्ण मुद्रा का जो मूल्य है, स्वर्ण मुद्रा का मूल्य तांबे के बराबर कर दिया, तांबे के क्या है, बराबर कर दिया गया। पहली बात है, चांदी की मुद्रा का मूल्य कांसे के बराबर कर दिया गया। समझेगा, ये तो पागल ही है भाई। ठीक है, इसके जैसे पागल कोई है नहीं। चांदी की जो मुद्रा है, चांदी की मुद्रा का मूल्य, वैल्यू, मूल्य कहने का मतलब इसकी वैल्यू भाई, मूल्य कहने का मतलब कि इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है, इसका मूल्य कांसे के बराबर कर दिया, कांसे के बराबर कर दिया। ठीक है, कांसा जब टीन
और तांबा को मिलाया जाता है तो वो कांसे का निर्माण होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, हम पढ़े, कांसे के बराबर कर दिया। चलिए अब देखिए, आपको ये अगर मैं बता रहा हूँ स्वर्ण मुद्रा का मूल्य या इसकी स्वर्ण मुद्रा की जो वैल्यू है वो अगर तांबे के बराबर कर दी या चांदी की मूल्य की वैल्यू कांसे के बराबर कर दी तो आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है, ये पागल क्यों कहलाया। अगर अभी की स्थिति में अगर मैं सोने चांदी की बात करूं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, उस समय भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस कर दूं सोने की वैल्यू अगर लोहे से तुलना करूं, ठीक है, सोने का वैल्यू अगर लोहे से करूं तो सोने का जो भाव है, सोने के वैल्यू है, ठीक है, और घटा दूं लोहे के वैल्यू के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब है लोहा और सोना को मैं अगर एक ही मान लूँ और उनके बराबर कर दूं तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू दोनों की बराबर होगी, और वैल्यू दोनों की बराबर होगी इसका मतलब दोनों का चलन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है सोने की मुद्रा की जो वैल्यू है, उसका मूल्य है, वो तांबे के बराबर कर दिया और एक सांकेतिक मुद्रा जारी कर दिया। ठीक है, तांबे का सांकेतिक मुद्रा, तांबे और कांसे का सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, क्या है, तांबे एवं कांसे का सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, ये क्या किया, जारी कर दिया। अब इसमें दिक्कत क्या है भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अच्छा काम किया, क्या बेकार काम किया। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि सोने का जो भाव है, सोने के वैल्यू तांबे के बराबर हो गए, चांदी की वैल्यू कांसे के बराबर हो गए। आपको सोना और चांदी बहुत कम मात्रा में मिलेगी। ठीक है, और तांबा और कांसा बोलेंगे तो हर घर जो है आपको मिल जाएंगे, हर जगह आपको मिल जाएंगे। तांबे की जो बर्तन मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे नहीं, तांबे और कांसे जो है आसानी से मिल जाए। लेकिन सोना जो महंगा है, ठीक है, चांदी जो महंगा है, उसकी वैल्यू जो है तांबे और कांसे से की गई। तो तांबे और कांसे का सांकेतिक मुद्रा जारी कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सोने का जो मुद्रा चलता था, सोने और चांदी के मुद्रा चलता था, अब तांबे और कांसे की मुद्रा चलेंगे। तो इससे दिक्कत क्या है, इससे ये दिक्कत क्या हो गया, दिक्कत ये हो गया कि भाई साहब ने एक तो टकसाल तो नहीं बनवाया। ठीक है, पहली बात तो टकसाल की सुविधा नहीं थी, टकसाल के नियम नहीं थे कि कौन जो है इस चीज़ को ढालेगा, टकसाल के नियम नहीं थे। ठीक है, नियम नहीं थे। इसका मतलब कोई भी जो है घरों घर तांबे और कांसे की मुद्रा ढाल रहे हैं, उसकी मूल्य कम हो गई तो घरों घर तांबे और कांसे की मुद्रा ढाले जा रहे हैं, तो स्वर्ण और चांदी की मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। अब वैल्यू कम हुई तो हर घर अगर ढाल रहे हैं तो हर घर तो अमीर हो जाएंगे भाई। अगर मैं आप आज बोलूं, ठीक है, आज बोलूं कि आप जो है, ठीक है, आप पैसे छाप लो, कोई कुछ नहीं करेगा, आप पैसे छाप लो, कोई कुछ नहीं करेगा, तो भैया जो है तो वो तो क्या आरबीआई देखते रहेगा। ठीक है, जो भारत सरकार देखते रहेगा, नहीं देखेगा ना। ठीक है, तो आपको पकड़ के ले जाएगा, जाहिर सी बात हो। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पर दिक्कत ये थी कि टकसाल के कोई नियम थे नहीं थे, हर घर जो है, हर घर जो है तांबे और कांसे की मुद्रा बन रहे थे। और इसी के लिए बर्नी ने एक बात कही थी, बर्नी भाई साहब ने एक बात की थी, हर घर घर टकसाल बन गया। क्या बन गया, घर घर टकसाल बन गया। ठीक है, बन गया क्योंकि वैल्यू घट गई। ठीक है, अब सोने की मुद्रा की जगह तांबे की मुद्रा छाप सकते हैं, तो कोई भी छाप लेगा। ठीक है, तो घर घर वो छाप लेते हैं, टकसाल का कोई नियम था कि कोई ऐसे ही कोई छापेगा, तो इससे वैल्यू घट गई। तो इसका मतलब है कि इसके कारण से इनको क्या कहा गया है, पागल सुल्तान कहा गया। समझ रहे मेरी बातें, तो सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सा वर्ड है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन जो है हम ये आगे की हम बात जो करेंगे वो नेक्स्ट जो है क्लास में हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा काम है मुझे, थोड़ा जाना है बाहर, ठीक है। तो आप जो है इतना ध्यान रखिए, इतना देखिए। हम वापस आएंगे, कहने का मतलब कल के क्लास में हम देखेंगे राजधानी परिवर्तन हो गया, द्वाभिकरण हो गया, सांकेतिक मुद्रा हो गया, एटीएम जैसे मुद्रा का प्रचलन हो गया था। देखेंगे आगे खुरासान अभियान देखेंगे और कराची अभियान, उसके बाद अन्य घटनाएं भी देखेंगे। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या क्या और अन्य घटनाएं हुई थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है चलता रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर हम बातें करेंगे। चलिए तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, आप जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत लगातार जारी है, ये चलता रहेगा। फिलहाल तो 15-20 लेक्चर इसी का लगभग होने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, फिर मुगल भी देखेंगे इसके बाद। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।